Hello dear students, in this video we are going to continue the same chapter of class 8th geography chapter 5 industries. So in this video I am going to explain the remaining topics. So we were on the industrial regions. हम औद्योगिक प्रदेश पर थे. तो इंडस्ट्रियल रीजन्स जो होती हैं इमर्ज व्हेन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज लोकेट क्लोज टू ईच अदर एंड शेयर द बेनिफिट्स ऑफ देयर क्लोजनेस. यानी कि इंडस्ट्रियल रीजन्स क्या होती हैं, यानी औद्योगिक प्रदेश वो होते हैं, वो कैसे बनते हैं जब कई सारी जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो एक दूसरे के क्लोज आती हैं. यानी कई सारी इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वो एक दूसरे के साथ मिल कर के अपनी बेनिफिट्स को एक दूसरे के साथ शेयर करती हैं. मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न एशिया. यानी ये सारे रीजन्स जो हैं वो इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं वर्ल्ड के, जैसे कि ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका का पूर्वी भाग, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप एंड ईस्टर्न एशिया. अब बात करते हैं मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स टेंड टू बी लोकेटेड इन द टेम्परेट एरियाज़. यानी कि बहुत ज़्यादा जो इंडस्ट्रियल रीजन्स होते हैं वो ज़्यादातर टेम्परेट एरियाज़ में लोकेट करते हैं. टेम्परेट एरियाज़ जहाँ पे वो क्लाइमेट जो है वो टेम्परेट हो, यानी कि औसत, मतलब एक तरह से कह सकते हैं जहाँ पे हर एक चीज़ अवेलेबल हो, हर एक मौसम अच्छे से मिल सके. नियर सी पोर्ट्स, यानी कि जहाँ पे सी पोर्ट्स यानी जितने भी जो जल बंदरगाह हैं वो अच्छे से पास में हैं. स्पेशली नियर कोल फील्ड्स, जैसे कि कोल फील्ड्स यानी कि जो कोयले के खदान हैं वहाँ हो स्पेशली, तो बहुत ही आराम से इंडस्ट्रीज़ हो जाती हैं. इंडस्ट्रीज़ हैज़ सिवरल इंडस्ट्रीज़. इंडिया हैज़ सिवरल इंडस्ट्रियल रीजन्स. इंडिया में बहुत सारे इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं, जैसे कि मुंबई का पुणे क्लस्टर, बेंगलोर में तमिलनाडु रीजन, हुगली रीजन, अहमदाबाद में बड़ौदा रीजन एंड छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट. यानी कि छोटा नागपुर जो पठार है छोटा नागपुर का, वहाँ पे भी इंडस्ट्रियल बेल्ट होती है. विशाखापट्टनम गंटूर बेल्ट, गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन एंड द कोलम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर. तो ये सारे इंडस्ट्रियल रीजन्स जो हैं वो इंडिया में पाए जाते हैं. तो यहाँ पे एक मैप दिया हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारे इंडस्ट्रियल रीजन्स को यहाँ पे शो किया गया है. आप मैप अपनी बुक से भी यूज़ कर सकते हैं देखने के लिए, अगर आपको पिक्चर क्लियर नहीं हो रही हो तो ये जो रीजन्स हैं ना इस मैप में दिखाए गए हैं. ये मैप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए. इसमें आप देख सकते हैं कि जो ब्लैक कलर से दिखाया है ये इंडस्ट्रियल रीजन्स है, और दूसरा है जो पिंक कलर से दिखाया है वर्ल्ड इंडस्ट्रियल बेल्ट, वर्ल्ड के इंडस्ट्रियल बेल्ट है. तो यहाँ पे वर्ल्ड के इंडस्ट्रियल बेल्ट आपको एक बड़ा एशिया, यूरोप और एशिया का दिख रहा है पार्ट, और ये जो है यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में. तो ये जो है यहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो इस इंडस्ट्रियल बेल्ट में आते हैं और इंडस्ट्रियल रीजन्स में आते हैं. इंडिया का चेन्नई और मुंबई जो एरिया है ये भी जो है इंडस्ट्रियल रीजन में आता है. तो अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर की. यानी कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, बहुत सारी दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं. तो आपने पढ़ा होगा भोपाल गैस त्रासदी के बारे में. तो इंडस्ट्रीज एक्सीडेंट डिज़ास्टर मेनली ऑक्योर ड्यू टू टेक्निकल फेल्योर और इररिस्पॉन्सिबल हैंडलिंग ऑफ हैजार्डस मटेरियल्स. यानी कि ये जो इंसिडेंट्स या एक्सीडेंट्स होते हैं, जो डिज़ास्टर्स होती हैं, वो जनरली टेक्निकल फेल्योर या केयरलेसनेस की वजह से होती हैं कंपनीज़ की, जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक मटेरियल्स को लेकर के चलती हैं. तो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी अमेरिका की, जिसमें आपने देखा था कि मिक नाम की एक गैस थी जो 12:30 बजे 3 दिसंबर को रात में लीक हुई थी, जिसकी वजह से यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑफिशियल डेथ जो है वो उसमें 1989 में 3,1598 लोग जो हैं वो ऑफिशियल डेथ हुई थी, और थाउजेंड्स लोग यानी बहुत सारे हज़ारों लोग जो है इस की वजह से सफ़र कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें ब्लाइंडनेस, अंधापन हो रहा था. उनका जो इम्यून सिस्टम था वो गड़बड़ हो गया था, और भी बहुत सारे डिसऑर्डर्स उनके साथ हो गए थे. फिर बात करते हैं इन अनदर इंसिडेंट. दूसरा जो इंसिडेंट हुआ था वो 23 दिसंबर को हुआ था 2005 में. ये चीन में हुआ था. ड्यू टू गैस वेल ब्लो आउट इन गाँव ख्वेव चोंगिंग चाइना में ये हुआ था. 2043 पीपल डाई हुए थे, इसमें मरे थे. 9,000 लोग जो है वो इंजर्ड यानी घायल हुए थे, और 64,000 यानी 64,000 वर इवैक्यूएटेड यानी इससे प्रभावित हुए थे. बहुत सारे लोग जो है वो मर गए क्योंकि दे वर अनेबल टू रन आफ्टर द एक्सप्लोजन. यानी कि वो भाग नहीं पाए थे, ये जो एक्सप्लोजन हुआ था इससे भाग नहीं पाए थे. दोज हु कुड नॉट एस्केप इन टाइम सफर्ड
बॉन्स टू देयर आइज़, स्किन, वही बात हुई कि इससे बहुत सारे लोग अभी सफ़र कर रहे थे। रिस्क रिडक्शन मीज़र, यानी कुछ खतरों को रोकने के लिए कुछ मीज़र्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि डेंसली पॉपुलेटेड रेजिडेंशियल एरियाज़ में क्या होना चाहिए, उसको अलग कर देना चाहिए इंडस्ट्री से, यानी कि जो भी एरियाज़ जो बहुत ज़्यादा घनी आबादी वाले हैं वहाँ को इंडस्ट्रियल एरिया नहीं बनाना चाहिए। लोग जो वहाँ स्टे कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि ये जो सब्सटेंसेस निकल रही हैं यहाँ से, जो हज़ार्डस यानी कि हानिकारक और बहुत ज़्यादा केमिकल्स वाली, इनका यूज़ करके बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। फायर वार्निंग और फाइटिंग सिस्टम, यानी कि शुड बी इम्प्रूव, यानी कि ये जो दोनों सिस्टम है ये इम्प्रूव होना चाहिए, समय समय पर इनकी चेकिंग होती रहनी चाहिए और किस चीज़ में क्या सुधार करना है ये मेंटेन करना चाहिए। स्टोरेज कैपेसिटी जो है टॉक्सिक सब्सटेंसेस की, ये भी लिमिटेड होनी चाहिए। पॉल्यूशन डिस्पर्जन क्वालिटीज़ जो है इंडस्ट्रीज़ में वो भी इम्प्रूव होनी चाहिए। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज़, यानी कि कई सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से। तो द वर्ल्ड्स मेजर इंडस्ट्रीज़ आर द आयरन एंड स्टील, यानी वर्ल्ड का जो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री है वो आयरन और स्टील इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़ हैं, तो ये सारे जो हैं वो इंडस्ट्रीज़ अलग अलग हैं। द आयरन एंड स्टील एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री आर द ओल्डर इंडस्ट्री, यानी ये आयरन, स्टील और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ये ओल्डर इंडस्ट्रीज़ हैं, वाइल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ एन इमर्जिंग इंडस्ट्री। तो ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ये एक इमर्जिंग इंडस्ट्री है। इमर्जिंग मीन्स क्या होता है, उभरती हुई इंडस्ट्री, यानी अभी अभी हाल ही में ये इसकी शुरुआत हुई है। यहाँ पे डू यू नो वाला एक पार्ट है जिसमें दिया हुआ कि इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ आर ऑल्सो नोन एज सनराइजिंग। अब सनराइज़ क्या होती है, सूर्य की किरणें, यानी कि धीरे धीरे फैलते फैलते बहुत तेज़ी से फैल जाती हैं। तो दीज इंक्लूड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वेलनेस, हॉस्पिटैलिटी एंड नॉलेज। ये जो है इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है, वेलनेस होती है, हॉस्पिटैलिटी एंड नॉलेज होती है। तो द कंट्रीज़ इन विच आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज लोकेटेड आर जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान, रसिया। ये सारी कंट्रीज़ जो हैं इसमें आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ लोकेट करती हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो इंडिया में है, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान एंड ताइवान में है। मेजर हब्स जो हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के वो हैं सिलिकॉन वैली ऑफ सेंट्रल कैलिफोर्निया एंड द बेंगलोर रीजन ऑफ इंडिया। इंडिया में देखा जाए तो जो सिलिकॉन वैली किसको बोलते हैं, बेंगलोर को बोलते हैं, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि विच इज़ कॉल्ड द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, तो बेंगलोर, ये याद रखना ज़रूरी है। अब बात करते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन और स्टील इंडस्ट्री क्या, ग्लॉसरी क्या है, स्मेल्टिंग, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। लाइक अदर इंडस्ट्रीज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री टू कंप्राइजेज वेरियस इनपुट्स प्रोसेस एंड आउटपुट, यानी अदर इंडस्ट्रीज़ की तरह ही स्टील इंडस्ट्री और आयरन इंडस्ट्री में भी बहुत सारे इनपुट्स, प्रोसेस और आउटपुट लगते हैं। जैसे कि दिस इज़ अ फीडर इंडस्ट्री, दोज प्रोडक्ट्स आर यूज एज अ रॉ मटेरियल फॉर अदर। फीडर इंडस्ट्री मीन्स कि ये जो इंडस्ट्री है ना अपने साथ साथ कई सारे इंडस्ट्रीज़ को जन्म देती है, उसको कह सकते हैं कि फीड करती है, यानी बहुत सारे रॉ मटेरियल्स जो हैं इनके वो अदर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं। द इनपुट्स फॉर द इंडस्ट्री इंक्लूड रॉ मटेरियल्स सच एज आयरन ओर, कोल एंड लाइमस्टोन अलॉन्ग विथ लेबर, कैपिटल, साइट एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी जो इनपुट्स इन इंडस्ट्री में लगते हैं वो जैसे कि रॉ मटेरियल लगता है, आयरन ओर जो है, कोल एंड लाइमस्टोन, ये सारी चीज़ें लगती हैं, लेबर लगता है, कैपिटल लगती है, साइट वहाँ का कैसा है वो, एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर भी यूज़ किए जाते हैं। तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आयरन ओर इनटू स्टील इन्वॉल्व्स मेनी स्टेजेस, यानी जो ये प्रोसेस है ना आयरन ओर का स्टील में चेंज होना, इसमें बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। पहले रॉ मटेरियल को क्या कहते हैं, ब्लास्ट फर्नेस, यानी कि बहुत ही तेज़ आंच पे तपाया जाता है। वेयर इट अंडरगोज स्मेल्टिंग, जिसमें ये स्मेल्ट होता है। स्मेल्ट मीन्स दिया इट इज़ अ प्रोसेस इन विच मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स बाय हीटिंग बियॉन्ड द मेल्टिंग पॉइंट, यानी उसके अपने पिघलने वाले तापमान से बहुत ज़्यादा तापमान पे इसको पिघलाया जाता है, स्मेल्ट किया जाता है। तो ये होता है, उससे फिर क्या होता है, इससे और अलग की जाती है, तो ये होता है स्मेल्टिंग। इट इज़ देन रिफाइंड, इसके बाद क्या होता है, ये रिफाइन हो जाती है, पूरी तरह से शुद्ध हो जाती है। फिर द आउटपुट ऑब्टेन इज़ स्टील, तो जो आउटपुट मिलता है वो स्टील के रूप में मिलता है, जिसको कई सारी इंडस्ट्रीज़ जो है रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ करती हैं। यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है जिसमें क्या हो रहा है आप समझ सकते हैं कि ये जो पिक्चर दिया हुआ है इसमें दिया है कि 8 टन कोल जो है वो यूज़ किया जा रहा है रॉ मटेरियल, फिर उसके बाद 4 टन आयरन ओर और 1 टन लाइमस्टोन। इसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट आ रहा है वो आ रहा है स्टील 1 टन का। तो स्टील जो होती है वो बहुत ही टफ़ होती है। इट कैन ईजिली बी शेप्ड, इसको जल्दी ही शेप किया जा सकता है, किसी भी आकार में बदला जा सकता है, कट किया जा सकता है, और इससे वायर भी बनाए जाते हैं। तो स्पेशल अलाउज ऑफ स्टील कैन बी मेड बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ अदर मटेरियल्स
या मेटल सच एज एल्यूमिनियम, निकल एंड कॉपर, यानी इन एल्यूमिनियम, निकल एंड कॉपर का यूज़ करके भी स्टील बनाए जाते हैं। तो अलॉज गिव्स स्टील अनयूजुअल हार्डनेस, टफनेस और एबिलिटी टू रेसिस्ट रस्ट। स्टील इज़ ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, यानी स्टील जो है आज इसका उपयोग जो है वो बहुत ज़्यादा हर एक इंडस्ट्रीज़ में हो रहा है, इसलिए इसको मॉडर्न इंडस्ट्री का बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं इसको। तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज़ इज़ ईदर मेड ऑफ आयरन और स्टील हैज़ बीन मेड विथ टूल्स एंड मशीनरी ऑफ दीज मेटल्स, यानी कि जो कुछ भी हम आज यूज़ कर रहे हैं ना उसमें जैसे आयरन या स्टील या फिर वो कई सारे जो टूल्स हैं मशीनरी के जिसको हम यूज़ करते हैं जो अलग अलग मेटल्स की होती हैं वो स्टील या आयरन की ही होती हैं। तो शिप्स, ट्रेन्स, ट्रक्स एंड ऑटोज़ भी हम देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में स्टील का यूज़ किया जाता है। इवन द सेफ्टी पिंस यानी सेफ्टी पिन जो हम यूज़ करते हैं, सुई जो यूज़ करते हैं वो भी स्टील की ही बनी होती है। जो ऑयल वेल्स होते हैं ना जो खोदे जाते हैं उसमें जो स्टील मशीनरी के थ्रू ही, जिसमें स्टील पाइपलाइंस यानी पाइपलाइंस जो होती है ना ऑयल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वो भी क्या होती है, स्टील की ही होती है। मिनरल जो होते हैं आर माइंड विथ स्टील इक्विपमेंट, यानी जो भी मिनरल्स होते हैं वो स्टील के इक्विपमेंट से ही होते हैं। फार्म मशीन्स आर मोस्टली स्टील, जो फार्म पे यानी जो खेतों पे जो मशीनें होती हैं वो भी ज़्यादातर स्टील की ही होती है। लार्ज बिल्डिंग्स जो होती हैं उसमें भी जो ये गैलरी में जो यूज़ किया जाता है स्टील वगैरह ही फ्रेमवर्क के लिए यूज़ किया जाता है। तो बिफोर 1800 AD आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वाज लोकेटेड वेयर रॉ मटेरियल्स, पावर सप्लाई एंड रनिंग वाटर वाज इजीली अवेलेबल, यानी कि 1800 AD से पहले जो है आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो थी वो रॉ मटेरियल्स, पावर सप्लाई और रनिंग वाटर जहाँ पे इजीली अवेलेबल होता था वहाँ पे लोकेट करती थी। लेटर आइडियल लोकेशन फॉर द इंडस्ट्री वॉज नेवर नियर कोल फील्ड्स एंड क्लोज टू कैनल्स एंड रेलवेज, यानी उसके बाद क्या हुआ, जो आइडियल लोकेशन हुआ इंडस्ट्री का वो कहाँ पे हुआ, जहाँ पे कोल फील्ड्स थी पास में, क्लोज थे वो कैनल्स और रेलवेज़ के वहाँ पे। आफ्टर 1950 आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बिगन टू बी लोकेटेड ऑन लार्ज एरियाज ऑफ फ्लैट लैंड नियर सी पोर्ट्स, यानी सी पोर्ट्स के पास जहाँ पे लार्ज एरिया हो फ्लैट लैंड का यानी समतल लैंड हो वहाँ पे आयरन और स्टील की इंडस्ट्री लग गई 1915 के बाद। दिस इज़ बिकॉज बाय दिस टाइम स्टील वर्क्स हैड बिकम वेरी लार्ज एंड आयरन ओर हैड टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम ओवरसीज़, यानी कई सारे जगहों पे इसका इम्पोर्ट आयात होने लगा। In India, iron and steel industry has developed. they are the changing location of the iron and steel industry, यानी किस तरह से अलग अलग टाइम पे अलग अलग इस तरह से इसका जो सेटलमेंट है वो होता रहा। अब बात करते हैं, यहाँ पे दिया है ये जो एक मैप दिया हुआ है इसमें दिया वर्ल्ड मेजर आयरन ओर प्रोड्यूसिंग एरियाज़, यानी वर्ल्ड के जो मेजर एरियाज़ हैं जहाँ पे आयरन ओर प्रोड्यूस किया जाता है। तो इसमें दिया है कि साउथ अमेरिका, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, जर्मनी, यूरोप, रसिया, ये सारी जगह पे आयरन ओर जो है प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं ये। तो रॉ मटेरियल्स, चीप लेबर, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट, ये सारी चीज़ें जो जहाँ पे इन चीज़ों की अवेलेबिलिटी होती है वहाँ पे रॉ मटेरियल्स की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो लग जाती हैं। ऑल द इम्पॉर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स सच एज भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, ये जो फेमस जगह हैं ये कहाँ पे हैं, इंडिया में हैं। इन रीजन दैट स्प्रेड्स ओवर 4 स्टेट्स, जो 4 राज्यों में हैं, जैसे कि वेस्ट बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, फिर भद्रावती एंड विजयनगर इन कर्नाटका, विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश, सलेम इन तमिलनाडु आर अदर इम्पॉर्टेंट स्टील सेंटर्स यूटिलाइजिंग लोकल रिसोर्सेज। तो इन सब जगहों के नाम जो है वो आपको रिमेंबर करने होंगे कि कहाँ पे स्टील इंडस्ट्री है, कहाँ पे आयरन है। अब बात करते हैं जमशेदपुर, जो कि बहुत ही फेमस है। Before 1947 there was only one iron and steel plant in the country, यानी हमारे देश में एक ही आयरन एंड स्टील कंपनी थी 1947 से पहले, जो थी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को। इट वाज प्राइवेटली ओन्ड, और ये प्राइवेटली चल रही थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, द गवर्नमेंट टुक द इनिशिएटिव एंड सेटअप सिवरल आयरन एंड स्टील प्लांट्स, यानी गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ बहुत सारे स्टेप्स उठाए जिससे क्या हुआ कि आयरन और स्टील प्लांट जो है वो और अच्छी सेटअप की गई। टिस्को जो था स्टार्ट किया गया 1907 में एट सक्ची नियर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर सुबर्णरेखा एंड खरकी इन झारखंड में इसकी शुरुआत की गई 1907 में, और इन रिवर्स पे लेटर ऑन
साक्षी वॉज रीनेम्ड एज जमशेदपुर, मतलब कि इसका नाम बदल के फिर जमशेदपुर कर दिया गया। जियोग्राफिकली जमशेदपुर इज़ द मोस्ट कन्वीनियंटली सिचुएटेड आयरन एंड स्टील सेंटर इन द कंट्री, यानी देश में, पूरे देश में जमशेदपुर जो है बहुत ही मतलब फेमस जगह पे है, फेमस जगह है जहाँ पे आयरन और स्टील का ये सेंटर है। अब यहाँ पे आप एक मैप देख रहे हैं जो कि लोकेशन मैप है, जहाँ पे दिखा रहा है कि लोकेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन जमशेदपुर। ये जो मेजर रोड है वो रेड ऑरेंज कलर से दिखाया गया, और रेलवे लाइन जो है वो कुछ क्रॉस टाइप का दिखाया गया है। अब साक्षी वॉज चूजन टू सेटअप द स्टील प्लांट फॉर सिवरल रीजन, साक्षी को स्टील प्लांट के रूप में सेटअप करने के कुछ रीजन्स थे। दिस प्लेस वॉज ओनली 32 किलोमीटर अवे फ्रॉम कालीमती स्टेशन ऑन द बंगाल नागपुर रेलवे लाइन, यानी कि ये जो प्लेस था वो 32 किलोमीटर दूर था कालीमती स्टेशन से, और कालीमती स्टेशन कहाँ था, बंगाल के नागपुर रेलवे लाइन पे। तो इट वॉज क्लोज टू द आयरन ओर, ये आयरन ओर से बहुत ही पास में था। कोल और मैंगनीज डिपॉजिट एज वेल एज टू कोलकाता विच प्रोवाइडेड अ लार्ज मार्केट, यानी कि यहाँ पे ये सारे डिपॉजिट्स भी इजीली अवेलेबल थे। और कोलकाता जो कि एक प्रोवाइडेड अ लार्ज मार्केट, जिसने एक बहुत बड़ा मार्केट प्रोवाइड किया हुआ था। टिस्को गेट्स कोल फ्रॉम झरिया कोलफील्ड एंड आयरन ओर लैमस्टोन डोलोमाइट मैंगनीज फ्रॉम ओडिशा एंड छत्तीसगढ़, यानी ये सारे जो मिनरल्स हैं टिस्को को मिल रहे थे कोल से, जैसे कि झरिया कोलफील्ड से, आयरन ओर लाइमस्टोन डोलोमिट और मैंगनीज ओडिशा से और छत्तीसगढ़ से। तो खरकी और सुबर्ण रेखा जो नदियाँ थी, इंश्योर्ड सफिशिएंट वाटर सप्लाई से एक मतलब आसानी से बहुत पर्याप्त मात्रा में पानी भी मिल रहा था। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स प्रोवाइड, यानी गवर्नमेंट की जितनी भी प्रोग्राम थे इस कैपिटल यानी इस राजधानी मतलब कैपिटल फॉर इट्स लेटर डेवलपमेंट, यानी इसके बाद के डेवलपमेंट में यहाँ पे बहुत ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में कैपिटल भी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया इसको आगे बढ़ाने के लिए। इन जमशेदपुर सिवरल अदर इंडस्ट्रियल प्लांट्स वर सेटअप आफ्टर टिस्को, यानी टिस्को के बाद जो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, तो इसके बाद जो है जमशेदपुर में कुछ अदर इंडस्ट्रियल प्लांट्स भी लगाए गए, जैसे कि जो प्रोड्यूस करते थे केमिकल्स, लोकोमोटिव पार्ट्स, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स, मशीनरी, टिन प्लेट, केबल एंड वायर। The development of the iron and steel industry opened the doors of rapid industrial development in India, यानी भारत में तेज़ी से औद्योगिक विकास हुआ इस आयरन और स्टील इंडस्ट्री के खुलने से। Almost all sectors of the Indian industry depend heavily on the iron and steel industry for their basic infrastructure, यानी कि ज़्यादा ऑलमोस्ट ऑल यानी कि जितने भी सेक्टर्स हैं इंडियन इंडस्ट्री के, ज़्यादातर हैवली रूप से मतलब बहुत ही डिपेंड करते हैं आयरन और स्टील इंडस्ट्री के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से। द इंडियन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स एज वेल एज मिनी स्टील मिल्स। It also includes secondary producers, rolling mills and ancillary industries। अब आगे वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे आगे का जो पार्ट है उसके बारे में। So let's end this video. Thank you for watching.